यस, हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि ये डायग्राम होता है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में, ठीक है। लाइट अप्लाइड करते हैं एट मेटल सरफेस और उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करता है, टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, एनोड ही होता है, ठीक है। तो ये एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। और ये क्या है, कैथोड है। नेगेटिवली चार्ज मतलब कैथोड, मेटल सरफेस कैथोड होता है, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो एनोड होता है, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं एनोड पर के पास एक्सेप्ट हो जाएंगे, डिटेक्टर जो लीगल ये एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन का ये एमीटर के थ्रू ये यहाँ पर बैटरी को, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इधर जा रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एक करंट जनरेट होगा। तो बस हम वही लैंग्वेज लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजेक्टेड फ्रॉम the cathode metal plate या metal surface collected by the anode, collected by the anode, flow through the emitter, बैटरीज एटसेट्रा। मैंने आपको कहा भी था कि ये उसमें यूज़ होता है, सोलर पैनल भी यूज़ होता है। तो एमीटर, बैटरी, एमीटर तो इसलिए सिर्फ कितना करंट जनरेट हो रहा है उसके लिए है, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे तब भी वो बैटरी तक तो जाएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी, इससे चार्ज हो जाएगी, एटसेट्रा। एंड आर बैक टू द कैथोड, ठीक है, वापस कैथोड पर आ जाएगा। इससे क्या होगा, हैंस द एन इलेक्ट्रिक करंट इज एस्टेब्लिश्ड, एंड हैंस एन इलेक्ट्रिक current is established in the circuit, ठीक है। एंड सच ए करंट इज कॉल्ड current is called as photocurrent, इट इज़ नोन एज फोटो करंट। इसे फोटो करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो करंट तो है ही है, लेकिन ये फोटोन्स की हेल्प से जनरेट होता है, सनलाइट की हेल्प से जनरेट होता है, इसलिए इसे फोटो करंट कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ, और उसके बाद फिर हम इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है, इसका क्या होगा, ठीक। चलिए, तो फोटो करंट, अब ये क्या है, इसमें जो स्पेस होता है बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, ठीक है, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, ठीक, द स्पेस बिटवीन, द स्पेस between the cathode and anode contains a number of electrons, obviously दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होगी, मेकिंग अप the space
चार्ज, क्योंकि चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सब चार्ज पार्टिकल होते हैं और स्पेस में अवेलेबल है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज स्पेस चार्ज। ठीक है, चलिए, तो विच रिपेल द न्यू इलेक्ट्रॉन। अब ये स्पेस चार्ज क्या करता है, रिपेल द, विच रिपेल्स द न्यू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अवेलेबल है, वो क्या करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है कैथोड की प्लेट से जो जनरेट हो रहा है लाइट की वजह से, उसे रिपेल करेंगे। ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट when the anode is given a positive charge, positive potential with respect to the cathode, इलेक्ट्रॉन्स attracted, ऑब्वियसली उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, attracted and produced photocurrent। ठीक है, thus it means current, जो भी करंट जनरेट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड, यानी आप वहाँ कितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। अगर आप ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट पर इफ़ेक्ट होगा। आप कम पोटेंशियल रखेंगे उस पर, उसका, तो इसे ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ किया जाता है इसका, ये इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ ये है करंट आई, ठीक है, अलोंग टू वाई करंट है, आई से रिप्रेजेंट किया हमने करंट को, और अलोंग टू एक्स क्या है, ये यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, अलोंग टू एक्स इज़ वोल्टेज वी, ये क्या है, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज के अगेंस्ट में अगर हम, वोल्टेज कौन सा, अभी जो एक्सप्लेन किया है, एनोड का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, ठीक है, उसके अगेंस्ट, यानी कि अगर हम जीरो वोल्टेज भी रखते हैं, यानी कि बैटरी से कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं करते हैं, या नेगेटिव उसमें चले जाते हैं क्या, या पॉजिटिव में रखते हैं, ठीक है, तो करंट उसी तरह से इंक्रीज़ होगा, ऐसे होगा, यानी कि एक नेगेटिव मिनिमम और उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीज़ और एक पॉइंट पर पैरेलल टू एक्स। तो जहाँ जिस पॉइंट पर ये पैरेलल टू एक्स हो जाती है, इसे कहते हैं, इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड करंट, यानी अब आप इससे ज़्यादा करंट डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट डिपेंड करता है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए डिपेंड नहीं करता है, अप टू ए सर्टेन टाइम, एक टाइम के बाद, एक कंडीशन के बाद, या एक वोल्टेज के बाद, अप टू सर्टेन वोल्टेज, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इट बिकेम पैरेलल टू द एक्स। पैरेलल टू एक्स मतलब इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड करंट। ठीक है, क्लियर। और सैचुरेटेड करंट किस पर डिपेंड करता है, सैचुरेटेड करंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन, सैचुरेटेड करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ यूज्ड और अप्लाइड लाइट या रेडिएशन, but not on or with potential।
यानी पोटेंशियल पर डिपेंड तो जरूर करता है, लेकिन सैचुरेटेड करंट डिपेंड नहीं करता, करंट डिपेंड करता है। ये करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करंट डिपेंड करेगा, बट नॉट सैचुरेटेड करंट। ठीक है, सैचुरेटेड करंट कौन सा? व्हेन द पैरेलल लाइन, ये ऑलमोस्ट यहाँ आकर के पैरेलल हो गया है, तो इसके बाद वाला राइट साइड वाला ये है सैचुरेटेड करंट। इससे पहले तक ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा था। देखिए ध्यान से, पहले वोल्टेज नेगेटिव है, तब जीरो है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, जीरो की तरफ जाएगा वोल्टेज तो करंट भी बढ़ेगा, फिर जीरो से क्रॉस कर जाएगा तो और बढ़ेगा, तो इस तरह से इंक्रीज़ होगा, बट अप टू सर्टेन वोल्टेज। उसके बाद वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं है और उसे सैचुरेटेड करंट ये हो। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन का करंट को रोक भी सकते हैं, करंट को क्या कर सकते हैं? रोक भी सकते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द एनोड पोटेंशियल, ठीक, द स्मॉलेस्ट, जीरो से भी कम है ना, जीरो से कम है तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट ही होगा। यहाँ इधर जाकर देखो, इस पॉइंट पर करंट क्या है? ज़ीरो है, ज़ीरो करंट है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड of the anode potential which just stops the photocurrent is called as called the stopping potential, ठीक है, क्लियर? क्या कहते हैं उसे? इट इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट का फ्लो स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया है करंट, तो इसका मतलब उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाएगा। और वो वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, वैल्यू क्या होगी? स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड या स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वोल्टेज, ठीक है, विच ऑफ एनोड पोटेंशियल विच जस्ट स्टॉप द फोटोकरंट, फोटोकरंट जनरेट होना ही बंद हो जाएगा, इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ऐसा कब होगा? ऐसा हो सकता है इफ़ anode will be negative, if anode will be negative, then flow of electrons towards anode will completely stops। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, कंप्लीटली स्टॉप। ठीक, तो किसकी तरफ? एनोड की तरफ जाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। अब एनोड नेगेटिव कर दिया आपने, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा कर दिया कि एनोड नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो ड्यू टू रिपल्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ पहुँचेगा नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुँचेगा, डिटेक्टर पर नहीं पहुँचेगा, तो अमीटर बैटरी तक नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब है कि बैटरी में करंट, मतलब अमीटर में रीड नहीं होगा, यानी कि कोई करंट डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर? इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, और टू स्टॉप द करंट, और करंट को स्टॉप करने के लिए ये भी ध्यान रखना है, टू स्टॉप द करंट we must ensure that even the fastest electron, यानी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हुए हैं उनमें से जो भी फास्टेस्ट भी है ना, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऑब्वियसली जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वही फास्टेस्ट होगा। ठीक है, पार्टिकल है, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है तभी मूव कर रहा है। ठीक है, तो फास्टेस्ट, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फेल्स टू रीच द एनोड, फेल्स टू रीच द एनोड
अब सोचिए कि फास्टेस्ट वाला ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो स्लो वाले तो इम्पॉसिबल है, स्लो वाले तो पहुंच ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तो वही कह रहा है कि आपको करंट को स्टॉप करना है तो आपको स्लो स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस क्या करना है कि इतना पोटेंशियल नेगेटिव कर देना है एनोड पर डिफरेंस, जिससे कि क्या हो जाए, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फेल्स टू रीच द एनोड, वो वहाँ तक ना पहुँचे। ठीक है, आपको ये करना है। ठीक, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली, लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट द एनोड इज कैप्ड एट ए नेगेटिव पोटेंशियल, हम किसी को भी पोटेंशियल रख सकते हैं कैसा भी, वो आप बैटरीज वगैरह की जब थ्योरी पढ़ोगे फिजिक्स में तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, एट ए नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ मैग्नीट्यूड वी नॉट, क्या लिया हमने, वी नॉट। ठीक है, वी नॉट मैग्नीट्यूड लिया है विद रेस्पेक्ट टू द कैथोड, क्योंकि पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ही होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एनोड को क्या रखा, नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा एज कंपेयर टू द कैथोड। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी नॉट उसका पोटेंशियल है, उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स, एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इसे फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहा है, क्योंकि ये फोटोन से जनरेट होता है, इसलिए इसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन रखा है, बिकॉज इट इजेक्टेड या एमिटेड ड्यू टू द फोटोन्स, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन वर्ड लिखा, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्रेवल्स टू द फ्रॉम द कैथोड, अब कैथोड से ही आएगा, ट्रेवल्स फ्रॉम द कैथोड, और मूव किसकी तरफ करेगा, टू द एनोड, ऑब्वियसली टू द एनोड, द पोटेंशियल एनर्जी increases by EV नॉट, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज बाय EV नॉट। वो और क्यों इंक्रीज हो जाएगी उसमें, क्योंकि E उसका चार्ज है, E इज़ द चार्ज, और V और वोल्टेज क्या है, V नॉट इज़ द वोल्टेज, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में EV नॉट का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज बाय EV नॉट एंड इक्वल टू द decrease in the kinetic energy of the photoelectron। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसा क्यों, अब ऑब्वियसली जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो धीरे धीरे उसकी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी ही है, क्योंकि रिपल्शन है। तो अभी जैसे पीछे आपको समझाया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, क्लोजेस्ट अप्रोच, एक अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है, तो अल्फा भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो उसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और एक टाइम पर जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बस ऐसे ही यहाँ भी होगा, बिल्कुल वही है, जैसे वहाँ पर वो क्लोजेस्ट अप्रोच आपने पॉजिटिव के लिए सोल्व किया था, यहाँ पर क्या सोल्व कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जितना डिक्रीज होगा उतना ही किस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, बिकॉज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप केवल एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा ही वो भी करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, द काइनेटिक एनर्जी of the fastest electron as it reaches the anode, as it
reaches the anode is kinetic energy maximum minus EV naught, ठीक, and equal to 0 if it is fails to reach the anode। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जितना भी था उसमें से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम कर देंगे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस EV नॉट क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एज इट रीचेज द एनोड इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस EV नॉट। मतलब अगर वो वहाँ तक पहुँच जाता है, एनोड पर पहुँच जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में से जो भी उसकी थी उसमें से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस करके वो रह जाएगी उसके पास, और इवन इक्वल टू द जीरो। अब इन दोनों का डिफरेंस जीरो भी हो सकता है इफ़ इट फेल्स टू रीच द एनोड, और अगर वो एनोड पर नहीं पहुंच पाता है, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो जैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस EV नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, इफ़ और V नॉट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ़ अगर V नॉट क्या है, इफ़ V नॉट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑब्वियसली अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस जीरो, क्योंकि पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी बचेगी ही नहीं। इफ़ देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल है जीरो काइनेटिक एनर्जी, इट विल स्टॉप। तो इसी को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। और अगर हम जीरो इसके देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू EV नॉट। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू EV नॉट। और काइनेटिक एनर्जी या इसे एनर्जी को हम लिख सकते हैं उसमें hc/λ। ठीक है, अगर हम या तो या फिर हाफ mv² उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसे उस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, चलिए एक और फॉर्म में, एक तो ये फॉर्मूला ये हो गया, आप इसे लिख सकते हैं और हाफ mv² इक्वल टू EV नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल, V इज़ द वेलोसिटी, m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, V इज़ द वेलोसिटी, E इज़ द चार्ज एंड V नॉट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल है तो वो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अब आपने जो अप्लाइड एनर्जी सप्लाई की है, मतलब अप्लाइड एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ अप्लाइड रेडिएशन, एनर्जी ऑफ अप्लाइड रेडिएशन E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, जो भी आप अप्लाइड एनर्जी, जो भी अप्लाई एनर्जी करेंगे, रेडिएशन की जो भी अप्लाइड एनर्जी होगी या एनर्जी ऑफ द अप्लाइड रेडिएशन होगा, यानी कि जो आप स्ट्राइक करा रहे हैं उसकी एनर्जी किस में डिवाइड हो जाए, एक तो वर्क फंक्शन में काम आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए यूज़ करेगा वर्क फंक्शन को, और जो बच जाएगी एनर्जी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू E माइनस फाई। E क्या है, एनर्जी ऑफ अप्लाइड रेडिएशन, और ये क्या है, इट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन।
इट इज़ नोन एज वर्क फंक्शन, और थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहा जाता है। मैंने पहले इसे लिखवा दिया है आपको, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए, देयर इज़ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, इसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके इक्वल होना चाहिए। मैंने कहा था अगर इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाएगा, सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से बाहर ही निकालना है, उसे दूर करना है, तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ओवरकम करनी चाहिए। ओवरकम मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए, वही हमने लिखा है। तो इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, अप्लाइड रेडिएशन की जितनी, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस मतलब E की वैल्यू ज़्यादा है दैन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, तो क्या होगा, जितनी भी एनर्जी बच जाएगी, वी एज्यूम दैट, वैसे ऐसा नहीं होता है कि वो सारी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसे सॉल्व करने का कोई और अल्टरनेट मेथड नहीं है, तो वी एज्यूम दैट द ऑल द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसलिए उसे क्या लिखते हैं, मैक्सिमम एनर्जी लिखा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैक्सिमम वर्ड लिखा होता है। ठीक है, और हम उसे स्टडी कर रहे हैं जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी है। दूसरा टर्म ये मैक्सिमम वर्ड किसके लिए लिखा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए विच हैज़ मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आपने वर्ड लिखे हैं तो वही लिखा हुआ है, इवन विद द फास्टेस्ट, यानी इस स्लो वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है। करंट वरंट का जो भी करंट, वो क्या होगा, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, कुछ भी अगर होगा तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्लो वाला तो पहुँच ही जाएगा। अगर फास्टेस्ट वाला पहुँच रहा है, ठीक है, या फास्टेस्ट वाला रुक रहा है तो इसका मतलब स्लो वाला तो रुक ही जाएगा, और फास्टेस्ट वाला पहुंच गया तो स्लो वाला भी धीरे धीरे कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो ये होता, तो इसलिए फास्टेस्ट यानी कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, बस उसी से ही कंपैरिजन करते हैं, और हम एज्यूम करते हैं कि सभी के पास है ऐसा। ठीक है, वैसे होता नहीं है, एवरेज होता है ये, लेकिन हम मानते हैं कि वो सभी के पास है। ठीक है, तो अभी से क्या लिख सकते हैं आप, एनर्जी को लिख सकते हैं आप, वो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप अभी हाफ mv² लिखना चाहें, हाफ mv² लिख सकते हैं, और या इसे हम लिख सकते हैं h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या आप इसे लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, अब ये म्यू नॉट क्या है, ठीक, ये म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नोट क्या है, लैम्डा नोट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये होता है। तो इस तरह से आप इसमें से H और C तो कॉमन है, H और C की वैल्यू तो कॉमन रहेगी। अगर आप चाहें तो इसमें से H को कॉमन ले सकते हैं, H न्यू माइनस न्यू नॉट, या आप लिख सकते हैं HC कॉमन हो गया 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। आप इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपको पोटेंशियल सॉल्व करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन चाहिए तो ये लिखा हुआ है, वेलोसिटी का रिलेशन पोटेंशियल के साथ चाहिए तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर अप्लाइड एनर्जी यानी कि अप्लाइड रेडिएशन की एनर्जी से रिलेटेड है तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी उसमें इन्वॉल्व है, यानी वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है, मास इन्वॉल्व है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट तो है ही, सी वेलोसिटी ऑफ द लाइट वो तो आपको पता ही है, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और H की वैल्यू आपको बताया था, H कितना होता है 6.626 626 × 10⁻⁻34 जूल × सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू जो भी लैम्डा है, लैम्डा सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा नॉट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके न्यूमेरिकल मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसमें आएंगे, इसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोर्स थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन सब के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे सबके एक साथ, क्योंकि मेन पार्ट यहीं पर है न्यूमेरिकल का। ठीक है, चलिए अब इसमें हम ग्राफ देखते हैं, कुछ ग्राफ बने होते हैं, क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड भी आ जाता है, न्यूमेरिकल का तो आता ही है, क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड भी आ जाता है। ठीक, चलिए एक्स के अलोंग क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, और यहाँ क्या है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
तो एक्स के अलोंग इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड रेडिएशन, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब है कि आपने क्या किया, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दिए हैं। इंटेंसिटी का इंक्रीजेज बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अप्लाइड रेडिएशन ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। लेस सरफेस एरिया पर आपने क्या किया, ज़्यादा रेडिएशन अप्लाई कर दिए हैं, सरफेस एरिया कम कर दिया, यानी कि पर यूनिट एरिया आपने मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी एक तरह से, ठीक है। तो उसमें पर्टिकुलर रेडिएशन फिक्स है, रेडिएशन चेंज नहीं किया है, सेम रेडिएशन में आपने इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। और इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस होता है, यानी कि अपने नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दिए हैं, सरफेस एरिया मतलब कम कर दिया, या ज़्यादा फोटोन ज़्यादा एरिया कर दिया, उसका कर दिया है, रेडिएशन का एरिया बढ़ा दिया और सरफेस एरिया वही है, या रेडिएशन वही रखा, सरफेस एरिया कम कर दिया, तो लेस सरफेस एरिया पर ज़्यादा फोटोन्स, तो ये होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इंडिपेंडेंट, यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, नॉट द इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फिर इंटेंसिटी पर डिपेंड क्या करता है, इंटेंसिटी पर आपको बताया था, इंटेंसिटी पर क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। या सैचुरेटेड करंट डिपेंड करता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सैचुरेटेड करंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ द अप्लाइड रेडिएशन, ठीक है। सैचुरेटेड करंट मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सैचुरेटेड करंट कब बढ़ जाएगा, जब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को और किसको, इंटेंसिटी को अप्लाई करें, मतलब ग्राफ बनाएं, तब वो इंक्रीज़ होगा। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज number of ejected electrons increases with increase in intensity। इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो करंट बढ़ेगा, तो इसलिए तब सैचुरेटेड करंट बढ़ सकता है, अदरवाइज वोल्टेज से नहीं बढ़ सकता। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिर किस पर डिपेंड करती है, अभी बताया किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। यानी कि ग्राफ का और काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल का भी ग्राफ बनेगा, अभी वो लिख देते हैं, पहले हम फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी लिया है, म्यू न्यू लिया है, और यहाँ क्या लिया है, वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा होगा, एक जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस तरह से इंक्रीज़, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और ये इस पॉइंट से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो पॉइंट है इट इज़ न्यू नॉट, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल तो होना चाहिए। इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर उसके इक्वल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होगा, देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन। इफ़ द मतलब इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड रेडिएशन इज़ लेस देन दैट ऑफ द न्यू नॉट, ठीक है, या न्यू नॉट के इक्वल भी है तब भी इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। देखिए, अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, एस तो कॉमन ही है, तो दोनों वैल्यूज़ अगर इक्वल है तो रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो भी काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगी, वो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे, जैसे देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये बढ़ रही है, ये वही है, न्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट होता है, न्यू नॉट फिक्स्ड फॉर मेटल्स, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मेटल।
एक मेटल के लिए फिक्स होता है, ठीक है। हो सकता है दूसरे का बनाए तो यहाँ इधर साइड में बने ग्राफ, ठीक है, इधर बनाए तो इधर बने, ठीक है। तो मतलब अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। किसी और मेटल के लिए मैं बनाऊँ तो यहाँ पर ग्राफ बन सकता है फॉर मेटल 1, फॉर मेटल 2, लिख देता हूँ मैं इस तरह से। ये मैं लिख दिया मैंने मेटल 1, और ये किसके लिए बना दिया हमने, मेटल 2, ठीक है। तो ये न्यू नोट इस मेटल के लिए है, और ये भी स्टॉप, ये भी क्या है, न्यू नोट है, इट इज़ आल्सो न्यू नोट, ठीक है। ये भी न्यू नोट है, लेकिन ये किसके लिए है, किसी दूसरी मेटल के लिए। तो मेटल 1, मेटल 2 इस तरह से, तो सबके ग्राफ इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। और अगर हमें वही इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करना है तो फिर मल्टीपल्स में जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ये इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम अगर बात करते हैं स्लोप ऑफ ईच कर्व इज़ रिमेन सेम फॉर ऑल मेटल्स, ठीक है। ये स्लोप सभी के लिए सेम रहेगा। अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ